भैया आप लोगों का टॉपिक शुरू हुआ है डेटा सफिशिएंसी, है ना? बढ़िया। तो चलिए डेटा सफिशिएंसी में कल हमने आपको ऑप्शन दिए थे, मतलब बताए थे। आज हम दोबारा से ऑप्शन लिख देते हैं और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं एक एक करके। एक काम करते हैं, फिर सॉल्व भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक? कल वाले जो क्वेश्चन हैं, मतलब कल वाले जो ऑप्शन है उन्हीं के आगे बढ़ेंगे। तो सर हमारा प्रयास ये रहता है कि थोड़ा सा आपको अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किताबों से, अलग अलग पेपरों के क्वेश्चन मिल जाए, करवा सके, जिससे कि किसी एक किताब पर ही आप निर्भर ना रहें। ये थोड़ा सा प्रयास रखें, इसीलिए हम उसी का टाइम देंगे। स्टार्ट किया जाए। बेटा तो पहले तो मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको, पहले ऑप्शन बता देता हूँ। याद दीजिएगा सर, ये जो प्रश्न है, आप टॉपिक है आपका डेटा सफिशिएंसी। जो लोग कल नहीं आए थे वो लोग भी ध्यान दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो लोग भी ध्यान दीजिएगा। टॉपिक का नाम है बेटा डेटा सफिशिएंसी, ठीक है? हिंदी में इसी को कहते हैं आंकड़ा अनुलग्नक। आंकड़ा अनुलग्नक। और ये हर एक एग्जाम में इस समय आ रहा है, कोई सिंगल एग्जाम नहीं जो इससे छूट रहा हो, सब में आ रहा है बेटा। इसी को आंकड़ा अनुलग्नक भी कहते हैं। इसी को हिंदी में कुछ किताबें जो है वो आंकड़ा पर्याप्तता इस नाम से भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको एक प्रश्न दिया जाता है, उस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए आपको दो जानकारियां दी जाती है। आपको करना ये होता है, भैया इस पे सारा दारोमदार इस पर निर्भर है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है और पहली जानकारी लगानी होती है क्या इससे आंसर आ रहा है। अगर आ जाए तो इस पर आप सही का निशान लगा दीजिएगा। फिर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िएगा और दूसरी जानकारी लगाइएगा। चेक करिएगा क्या इससे भी आंसर आ रहा है, और हो सकता है इससे आंसर ना आ पाए, तब आप ऑप्शन ए लगाते हो, which implies that कि only first is sufficient to answer the question and second is insufficient। जब मतलब केवल प्रश्न में दिया गया पहला आंकड़ा उत्तर देने के लिए पर्याप्त हो और दूसरा आंकड़ा अपर्याप्त हो बेटा, तब आप ए लगाते हैं। बी तब लगाते हैं जब पहले से आंसर ना आ पाए लेकिन दूसरे से आंसर आ जाए। बेटा सी तब लगाते हैं जब पहले से भी आ जाए और दूसरे से भी आ जाए, दोनों से आ जाए, ठीक है? दोनों से इंडिविजुअल आंसर आ जाए, मतलब पहले से भी अकेले आ जाए आंसर और दूसरे से भी अकेले आ जाए।
इसी को जब पेपर में दिया जाता है तो इस रूप में नहीं दिया जाता, मैंने लिखा है जो ऐसे नहीं दिया जाता, पेपर में दिया जाता है आइदर फर्स्ट और सेकंड, इस रूप में दिया जाता है। हिंदी में कह सकते हो या तो फर्स्ट या सेकंड, इस रूप में पेपर में दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने वो भी बता दिया आपको कि पेपर में किस फॉर्मेट में दिया जाता है। तो इसका सही मतलब होता ये है, यहाँ पर पूरी रीजनिंग में इस ऑप्शन का मतलब यहाँ पे आके बदल जाता है। वैसे तो आपको बता दें या तो फर्स्ट या तो सेकंड का मतलब आपने हमेशा पढ़ा होगा कि या तो पहले से आएगा या दूसरे से आएगा, किसी एक से आएगा, लेकिन पूरी रीजनिंग में यहीं पर आके इस ऑप्शन का मतलब ही बदल जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि या तो पहले से आएगा या दूसरे से आएगा, नहीं सर, इसका मतलब होता है कि पहले से भी आएगा और दूसरे से भी आएगा, इसका मतलब। बेटा इसके बाद में आता है सर ऑप्शन ई का मतलब ई हम तब लगाते हैं जब दोनों को मिलाकर आंसर आएगा, मतलब जब पहले से और दूसरी दोनों जानकारियों को मिलाकर। ध्यान रखना, मिलाने का अधिकार आपको कब प्राप्त होता है, ऐसे नहीं कि आपको जानकारी मिली सीधे मिला दो, नहीं, कभी नहीं मिलाया जाता, ये तरीका ही नहीं होता। आप क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद पहली जानकारी लगाइए, चेक करिए क्या इससे आंसर आ रहा है, अगर इससे नहीं आ रहा है तो इस पर कट्टर का निशान लगा दो। भैया ध्यान दीजिएगा, ठीक है, शुरू करें। वो भैया लेक्चर ग्रे वाले, हाँ 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 हाँ, ठीक है, शुरू करें। फिर से क्वेश्चन को पढ़ा सर, दूसरी जानकारी लगाई, चेक किया क्या इससे आंसर आ रहा है, हो सकता है इससे भी ना आ पाए। जब बेटा पहले से भी ना है दूसरे से भी ना है, जब दोनों पे कट्टम लग जाए तब दोनों को मिलाने का अधिकार आपको प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, ऐसे अक्सर गलती होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों पे कट्टम लग जाए तभी मिलाना, उससे पहले मत मिलाना। अब मर्ज कर दो और दोनों को मिलाने के बाद अगर तो आंसर आ जाए, और अगर तब आ जाता है तब बेटा ऑप्शन ई लगाते हैं। अच्छा, अब आखिरी स्थिति क्या है वो देखो बेटा, कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहली जानकारी लगाई, आंसर नहीं आया, दूसरी जानकारी लगाई, आंसर नहीं आया, बेटा दोनों को मिलाकर देखा, आंसर तब भी नहीं आया, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, काम खत्म। अब बेटा ऑप्शन डी लगाएंगे। डी का मतलब ना तो पहले से अकेले आएगा, ना दूसरे से अकेले आएगा, और ना ही दोनों को मिलाकर आएगा। देखिए, ये जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं, दरअसल ये आपकी रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी होती है। क्या चीज? हाँ, यहाँ पर सही, इस देखिए, आप जब बीएससी के पेपर देने जाते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ, कोई भी बीएससी की बात कर लेता हूँ, चलिए मैं बीएससी बीए कुछ भी हो, कोई भी ग्रेजुएशन के पेपर देने गए, तो जब आप पेपर देने जाते हैं और आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, तो यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पेपर चल रहे हैं, अगर उनमें गड़बड़ किया तो कोई गुंजाइश है नहीं, फेल ही हो जाएंगे सीधे। तो हमारे पास क्या होता है कि जब वो पेपर देने जाते हैं सर, तो आप एक बात नोटिस करना, आप क्या करते हो, जो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये सोचते हो क्या इसका कुछ आंसर या सॉल्यूशन हमको पता है। मान लो आपको नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हो, अपने आगे वाले को इशारा करते हो या उसको पीठ पे उसके ऐसे करते हो, भैया देखो जरा बताओ यार कुछ अगर आता हो तो, वो मना कर देता है। फिर आप अपने अगल वाले से पूछते हो, बगल वाले से पूछते हो, पीछे वाले से, चारों डायरेक्शन में पता कर लेते हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं, और इसका सीधा संबंध तुम्हारे इस ऑप्शन से भी है। तो आपने क्वेश्चन को, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आया सीधे छोड़ दो, इतना डरी कोई नहीं होता, बात समझ लो, सीधी सी बात है। प्रयास यही रहता है कि पेपर में किसी तरह से कुछ तो लिख दें, क्योंकि बात वहां पास फेल की है। तो सर हम क्या करते हैं, पहले अगल बगल सबसे पता कर लेते हैं, अगल, जब अगल बगल चारों लोगों से आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब पता कर लिया, तब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी लिमिट को पुश करते हैं, थोड़ी सी अपना दायरा बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, अपने आगे वाले से कहते हैं यार अपने आगे वाले बुलाओ जरा, वो बुला देता है, उससे इशारा करते हैं चौथे का क्या कुछ किया या पांचवे का क्या, ऐसे ही करते हैं, वो भी मना कर देता है। फिर हम थोड़ा सा और आगे तक वहीं बैठे बैठे पूरी क्लास कवर कर लेते हैं, पूरी क्लास कवर कर लेते हैं। कोई तो बताते हैं, जब कहीं नहीं पता चल पाता तो अचानक हमको प्यास लगती है या वॉशरूम जाना होता है, स्थिति ये आती है, हमें प्यास लगती है वॉशरूम जाना होता है। बिल्कुल मैंने कहा ना, प्रैक्टिकल रियल लाइफ से जुड़ी बातें होती हैं। फिर हमें प्यास लगी है, वॉशरूम जाना, चल दिए हाथ से, अब चल दिए, तो जब हम गए वॉशरूम, तो हमें क्या पता था कि हमारे जैसे न जाने कितने पहले से आए होंगे, इसी चक्कर में वहां पहुंचे। तो वहां पर वॉशरूम तो किसी को जाना ही नहीं होता, दरअसल वहां पर डिस्कशन पॉइंट बना होता है, ये बताओ तुमने चौथा किया, तो वो पूछता है, जो वहां लोग होते हैं, तो उससे पूछो चौथा किया, वो कहते तुमने पहला किया, ऐसे ही तो होता है कि तो पहला होता हो तो चौथा बताएंगे। ये सब चीजें
हुई होंगी, जानते भी होंगे आप सब बेहतर। तो फिर उसने कहा कि पहला हाफ किया है, थोड़ा बहुत देखा है, तो बोले तुमको बताओ। तो जब मान लो उसने तुमने बता दिया, उसने कहा लेकिन हमने चौथा नहीं किया, मैं नहीं आता। मूड तो खराब हो गया, तुमने पूरे सारे सांप दाम दंड लगा दिए, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारोगे। तो फिर वहां से वॉशरूम से जब आते हो तो वो जो कॉरिडोर होता है स्कूल का क्लासरूम, उसमें आते समय तुम क्या करते हो कि जो क्लासें साथ में होती हैं, मतलब जो रास्ते में मिल रही होती है, उनकी खिड़कियां होती हैं, उन खिड़कियों से जुड़े हुए बच्चे बैठे होते हैं अंदर। तो जब आ रहे होते हो तो धीमे से तुम उन खिड़कियों में रुकते हो और उसकी कॉपी में झांकते हो और उससे पूछते हो चौथा किया क्या किया। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप करते हो। इससे ये तो समझ में आ गया कि गुरु जी भी तुम्हारे जैसे कलाकार रहे होंगे, है ना, कुछ अलग धर्म के नहीं रहे होंगे, ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। चलो क्या, तो कहने की बात ये है कि फिर धीमे धीमे जब आप वापस आते हो क्लास में, कहीं से कोई रास्ता नहीं बना, तो आखिरी में आके अब क्वेश्चन को छोड़ते हो, क्योंकि आपने सारे प्रयास कर लिए। वही चीज यहाँ है कि पहले आपने क्या किया, अकेले पहली जानकारी को चेक किया, फिर अकेले दूसरी जानकारी को चेक किया, और जब सब कुछ कर लिया और आखिरी में मान लो एक स्थिति ये आई कि दोनों को चेक करने के बाद दोनों से आंसर नहीं आया, फिर दोनों को मिलाकर देखा और आंसर तब भी नहीं आया, अब कोई रास्ता नहीं बचा, कोई जुगाड़ ही नहीं बचा, अब सब क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा, सीधे कहेंगे आंसर नहीं है। क्या बात समझ रहे हैं। और बेटा इसी को पेपर में जो नहीं है, आपको ये सब निशान लगाए पेपर में, ये कुछ नहीं लग के आते हैं पेपर में। यहाँ पर इसकी जगह लिखा होगा नाइदर नॉर। बेटा नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो पहले से आएगा और ना दूसरे से। मतलब ये हुआ कि ना तो पहले से अकेले आएगा ना दूसरे से अकेले आएगा और ना ही दोनों को मिलाकर आएगा। ये बस इतनी सी बात होती है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, लिखिएगा सर। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लिखिएगा सर, बोला जाए। बताइए प्रति किलोग्राम चाय की कीमत, बताइए, क्वेश्चन लिख रहा बेटा, बताइए कि प्रति किलोग्राम चाय की कीमत, प्रति किलोग्राम चाय की कीमत प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत से, प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत से, प्रति किलोग्राम चीनी की कीमत से, चीनी की कीमत से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, कितनी अधिक है। बेटा लिखते रहिए साथ में। आपने लिखा व्हाट हाउ मच मोर पर केजी डज टी कॉस्ट देन शुगर। प्रति किलोग्राम चाय की कीमत प्रति किलोग्राम चीनी से कितनी अधिक है। अब सर नीचे लिखिए फर्स्ट, पहली जानकारी जो आप फर्स्ट सेकंड 2 नंबर डाल रहे थे ना, तो वैसे फर्स्ट नंबर डाल के लिखिए। देखिए 7 किलोग्राम चीनी, 7 केजी की बात हो रही है, 7 केजी, 7 किलोग्राम चीनी, 7 किलोग्राम चीनी और 1 किलोग्राम चाय की कुल कीमत 80 रुपए है। 7 किलोग्राम चीनी और 1 किलोग्राम चाय की कुल कीमत 80 रुपए है। 7 केजी शुगर और 1 केजी टी की जो टोटल कॉस्ट है बेटा दैट इज ₹80। 7 kg of sugar and 1 kg of tea cost ₹80। 7 किलोग्राम चीनी और 1 किलोग्राम चाय की कुल कीमत 80 रुपए। बेटा दूसरी जानकारी लिखो, सेकंड नंबर। अगली जानकारी में आ जाओ, सेकंड नंबर बोले, अगली जानकारी में लिखो, सेकंड नंबर में लिखो बेटा 4 किलोग्राम चीनी, 4 किलोग्राम चीनी और 2 किलोग्राम चाय। आप लिख लो बेटा 4 किलोग्राम चीनी और 2 किलोग्राम चाय की कुल कीमत 200 रुपए है, की कुल कीमत 200 रुपए है, की कुल कीमत 200 रुपए है। आपने लिखा है बेटा 4 kg ऑफ शुगर एंड 2 kg ऑफ टी कॉस्ट ₹200। लिख पाए। चलो अब आपकी बारी है, प्रयास करो। देखो पहले से आएगा कि दूसरे से आएगा कि दोनों को मिलाकर आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लो और ऑप्शन तय करो A B C D E, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। क्या होना चाहिए? पांचवा। पांचवा बढ़िया। और हाँ भाई पांचवा, देख लीजिए कौन सा पांचवा, बढ़िया। हाँ भाई सीधा कितना क्या है? पांचवा आएगा। देखिए आप लोग तय कर लीजिए सभी लोग। हाँ भैया लोगों कितना है? पीछे वालों कौन सा ऑप्शन लग रहा है?
संशय में नहीं, आंसर तो बताना पड़ेगा ना। ये कौन सी बात है संशय में है? क्या अभी कुछ समय चाहिए तो सॉल्व कर लो, अगर लगता है कि कुछ समय की आवश्यकता है सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा आंसर? पांचवा। बढ़िया सर, आपकी जगह कोई भी होता वो पांचवा ही लगाता, कोई भी होता ना वो पांचवा ही लगाता। आंसर है चौथा, आंसर है चौथा। ध्यान रखना, पेपर में यही जल्दबाजी है जो हमारे प्रश्न गलत करवाती है, और मैं बार बार आपको इस बात का एहसास दिलाता रहूंगा। क्यों बता रहे? सुनो बेटा सुनो, आपने पांचवा इसलिए तुरंत सोचा कि गुरुजी चाय और चीनी दो वेरिएबल है, दो चीजें और दो समीकरण भी है, हम दो समीकरणों को हल करेंगे, चाय की कीमत भी निकल आएगी, चीनी की भी निकल आएगी। मन में यही ख्याल आया होगा, निश्चित रूप से आना भी चाहिए, कहीं से गलत नहीं है, लेकिन जब सॉल्व करोगे तब वैल्यू गलत आएगी। मैं अभी निकाल के दिखाता हूं आपको। देखो गौर करो, बताओ पहला समीकरण। पहले तो हम ये देख लेते हैं, हमसे बोला गया था 1 किलोग्राम चाय की जो कीमत है वो 1 किलोग्राम चीनी की कीमत से बेटा कितनी ज्यादा है। मेरे ख्याल से यही तो पूछा ना सर, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आ जाइए बेटा पहली जानकारी में, बच्चा बताओ पहली जानकारी क्या देगी? 7 किलोग्राम चीनी प्लस 1 किलोग्राम चाय की कुल कीमत है 80 रुपए, यही बताया गया। अच्छा, पहला समीकरण ये बेटा। दूसरा समीकरण क्या दिया? 4 किलोग्राम चीनी और प्लस 2 किलोग्राम चाय की कुल कीमत कितनी? 200 रुपए। अब ध्यान देना बेटा, सभी लोग गौर करना। अभी आप केवल पहली जानकारी को इस्तेमाल करो, केवल पहली जानकारी को, दूसरे को ध्यान ही मत देना, भूल जाओ, हटाओ। पहली जानकारी को देखो, 7 किलोग्राम चीनी और 1 किलोग्राम चाय की कुल कीमत दी गई 80। इससे हमें यह थोड़ी ना पता चल जाएगा कि चाय चीनी कितने की और चाय कितने की, दोनों मिला के 80 की है। अब यहाँ पर अपने मन से हम आइडिया भी नहीं लगा सकते हैं कि आप ये सोचो कि 7 किलोग्राम चीनी को गुरुजी 70 रुपए का कर दो, उसको 10 रुपए का कर दो, 70 और 10 80, नहीं कर सकते हो। ये मन में अगर आपके आ रहा हो कि दोनों को 40-40 का कर दे, नहीं कर सकते हो। अपने मन से आइडिया तो नहीं लगा दोगे, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में चीनी की कीमत कितनी, चाय की कीमत कितनी, और जब कीमत ही नहीं पता तो बेटा दोनों का क्या अंतर निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। तो पहली जानकारी से अकेले आंसर नहीं आएगा बच्चा, दूसरी जानकारी से निकालने की कोशिश करोगे कभी नहीं आएगा। अगर आप पूरे में 2 कॉमन ले लो, मान लो, या पूरे में 2 का भाग ले लो, तब भी आप चेक करना 1 किलोग्राम चीनी की अलग कीमत और 1 किलोग्राम चाय की अलग कीमत आ ही नहीं पाएगी। जब नहीं आ पाएगी तो इनका डिफरेंस भी नहीं आ पाएगा। सर अब आते हैं, काम करते हैं, दोनों समीकरणों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। आइए सर देखते हैं। तो हमको सिखाया ये गया, पढ़ाया ये गया है कि दोनों में या तो चीनी बराबर कर लो या चाय बराबर कर लो। तो मेरे ख्याल से चाय बराबर कर लेते सही रहेगा। तो बेटा ऊपर वाले समीकरण में आप देखोगे 1 किलोग्राम चाय लिखी थी, नीचे 2 किलोग्राम चाय थी। तो अगर ऊपर वाले में पूरे में 2 का गुणा कर दे तो चाय दोनों में बराबर हो जाएगी। अगर बच्चा पूरे में 2 का गुणा करोगे, ये तो बात बचपन में पढ़ाई गई होगी समीकरण वाले, है ना बेटा? पढ़ाई गई मंत्री जी? अच्छा क्या बात है, 2 का गुणा पूरे में कर देते हैं। जब करेंगे बच्चा तो ये 2 सत्ते 14 किलोग्राम चीनी हो जाएगा, 2 एकम 2 किलोग्राम चाय हो जाएगा और 160 रुपए हो जाएगा। आपको पता है ये समीकरण आपको देखने में ही गलत लगना चाहिए। बताता हूं कैसे, जरा देखना कैसे बताता हूं, साबित करता हूं। गौर करो, यहां पर कितने किलोग्राम चीनी है? 14 किलोग्राम चीनी। चाय कितनी? 2 किलोग्राम, और कुल कीमत आई है 160। नीचे देखो, चाय अभी भी 2 ही किलोग्राम है, जितनी चाय पहले थी उतनी चाय हुई है, और जो चीनी है ना वो पहले से कम हो गई है। पहले कितनी थी? 14, अब कितनी? 10। चीनी कम हो गई, चाय तो उतनी ही है मात्रा में, और चीनी बल्कि पहले से की मात्रा कम हो गई है। मेरे ख्याल से जो कुल कीमत है वो भी कम होनी चाहिए। अब चेक करो यहाँ कितना लिखा है? 200। क्या बात समझ पा रहे हैं? समीकरण ही गलत है। और फिर भी अगर मान लो आपको ये चेक नहीं कर पा रहे हो कि समीकरण गलत है, सॉल्व कर लो, देख लेना अभी साबित हो जाएगा गलत है। बेटा तरीका आपको ये बचपन से सिखाया गया है कि यहाँ लगा लो माइनस, यहाँ लगा लो माइनस, बताया गया होगा ना? चलो माइनस, बेटा ये प्लस का 2 kg है, ये माइनस का 2 kg है, कैंसिल हो गया। बेटा 14 किलोग्राम चीनी माइनस 4 किलोग्राम चीनी घटा दो, क्या 10 किलोग्राम चीनी आएगा? आ गया। बवाल तो वहां होएगा, देखना बराबर।
और उधर पे 160 पे 200 गया माइनस का 40 रुपए। इस बात का मतलब पता है क्या है कि तुम दुकान गए, तुमने कहा भैया हमको चीनी दो 10 किलोग्राम, उसने दे दी, और 10 किलोग्राम चीनी देने के बाद तुमने पूछा कितने पैसे, तो कह रहा पैसे दो नहीं, हम तुम्हें 40 रुपए उल्टा दे रहे हैं। ये पॉसिबल है भला कि 10 किलोग्राम चीनी माइनस 40 रुपए? सर ये हो नहीं सकता। बात समझ रहे? तो समीकरण ही गलत है। आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू भी नहीं आएगी, इसलिए दोनों को मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। सर ऑप्शन बताइए अब कौन सा लगाओ? क्या बात समझ में आई? सर ऐसे ही बताया, आप सरप्राइज होते जाओगे। कई बार ऐसा लगेगा कि इसका आंसर तो सर कंफर्म है, ये आना चाहिए, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो बच्चा आएगा ही नहीं, शायद कुछ और आएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से, बोला जाए सर। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। लिखना, यदि महीने का पहला दिन बृहस्पतिवार है, यदि किसी महीने का पहला दिन गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, यदि किसी महीने का पहला दिन बृहस्पतिवार है, थर्सडे है, तो बताइए कि इसके पिछले महीने में, तो बताइए कि इसके पिछले महीने में कुल कितने दिन थे? तो बताइए कि इसके पिछले महीने में कुल कितने दिन थे? इसके पिछले महीने में कुल कितने दिन थे? बेटा लिख पाए? अच्छा अब नीचे लिखो फर्स्ट, पहली जानकारी लिखो बच्चा, पहली जानकारी लिखिएगा, इस महीने का चौथा रविवार, इस महीने का चौथा रविवार 25 तारीख को पड़ता है या पड़ेगा, लेकिन इस महीने का चौथा रविवार 25 तारीख को पड़ेगा। इस महीने का चौथा रविवार 25 तारीख को पड़ेगा। इस महीने का चौथा रविवार 25 तारीख को पड़ेगा। लिखा बेटा? अच्छा जानकारी नंबर 2 लिखो, सेकंड लिखो, दूसरी जानकारी लिखो बच्चा, दूसरी लिखिएगा सर, जानकारी नंबर 2 लिखिएगा बेटा। इस महीने का अंतिम दिन, इस महीने का अंतिम दिन महीने का 5वां शनिवार है। इस महीने का अंतिम दिन महीने का 5वां शनिवार है। इस महीने का अंतिम दिन महीने का 5वां शनिवार है। बेटा लिखा भैया? लिख लिया सर? कुछ उम्मीद है? देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे प्रयास करिए। चलिए कोशिश करिए, आगे बढ़िए। हाँ भैया कुछ उम्मीद हो पा रही है? ऑप्शन ए बी सी डी ई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जो आपको लगे आप बोल दीजिए, हो सकता वो सही भी हो। हाँ जी ई, हाँ ए, ये मतलब कि केवल अकेले पहले से आ जाएगा, दूसरे की कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसा? कुल मिला के जो 5 ऑप्शन है इन्हीं में से कोई एक आ रहा है। अरे तो सही है, वो राजा बेटा, तुम लोग कहते ही गलत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते बेटा। सुनिएगा प्रश्न को देख लो। प्रश्न क्या था जरा बताओ हमको।
वेरी गुड। देखो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये बोला है कि यदि किसी महीने का एक तारीख जो है फर्स्ट मतलब पहली तारीख जो है वो बृहस्पतिवार गुरुवार को पड़ रही है 1 तारीख, तो पूछा ये गया कि इसके पीछे वाला जो महीना था उसमें कुल दिन कितने थे, टोटल डेज, और कुल दिन लिख देते हैं, कुल दिन कितने थे और वो भी किसमें, पिछले महीने में, ठीक है, पिछले महीने में जो लास्ट मंथ रहा होगा उसमें कुल दिन कितने थे ये पूछा गया। अगर इस महीने की 1 तारीख को बृहस्पतिवार है तो इस महीने की 1 तारीख को अगर बृहस्पतिवार है तो पिछले महीने में कुल दिन कितने थे, बस इतना सा सवाल है। चलिए पहली जानकारी देखते हैं, बेटा बताओ पहली जानकारी क्या थी? इस महीने का चौथा रविवार 25 तारीख को पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं बेटा, अगर चौथा रविवार 25 तारीख को पड़ेगा तो कभी भी अगर चौथा रविवार, पांचवा रविवार, छठा बृहस्पतिवार, सातवां मंगलवार कुछ भी बोले, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी कोई भी दिन बोले, आप उनके चक्कर में कभी मत पड़ना, वो केवल आपको परेशान कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। आप बस इतना देख लो कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि 25 तारीख को, पता है उन्होंने क्या बता दिया आपको, रविवार बताया। अब वो रविवार चौथा है कि नहीं है वो तो हम तय करेंगे, उनके कहने से क्या होता है। 25 को रविवार कर दिया तो आपको बता दें बेटा हर 7 दिनों के बाद वही दिन आता है, मालूम है? जैसे आज अगर बृहस्पतिवार है तो आपसे फिर 7 दिन बाद बृहस्पतिवार है। अच्छा, हर 7 दिन बाद भी वही दिन आता है और हर 7 दिन पहले भी वही दिन रहता है। तो अगर बेटा 25 को रविवार है तो 25 में 7 घटाओ तो 18 को भी क्या रविवार रहा होगा? क्या बेटा 11 को भी रविवार रहा होगा? और भैया 4 को भी रविवार रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा, 4 को रविवार रहा होगा। चलिए मान लिया गया। बेटा अब एक काम करो, 4 तारीख तक आ चुके हो, 4 तारीख तक आ चुके हो, अब एक काम करो धीमे धीमे पीछे चलो। अब साथ साथ कम नहीं कर पाओगे, थोड़ा थोड़ा कम करो। 4 से ठीक पहले और 3, तो अगर यहाँ रविवार है तो उसके पहले शनिवार है बेटा, और उसके 2 तारीख को शुक्रवार, और बेटा 1 तारीख को बोलो गुरुवार या बृहस्पतिवार। क्यों भाई बात सही? ठीक, तो इस हिसाब से आपको ये पता चल गया कि 1 तारीख को बृहस्पतिवार है, वो तो प्रश्न में ही दे रखा था, उसमें कौन सी बड़ी मदद हो गई, हमारी कोई हेल्प थोड़ी ना हो गई। इससे हमको ये थोड़ी ना पता चल पाया कि ये महीना कौन सा है या इसमें दिन कितने हैं। अगर इसमें पता चल जाते तो पिछले महीने को बता लेते, क्या दिक्कत है? क्या मेरी बात समझ रहे हो? इससे ये थोड़ी ना पता चल पाया। इसलिए तो भाई क्वेश्चन ये नहीं था कि 1 तारीख को बृहस्पतिवार है, ये नहीं, क्वेश्चन ये था कि पिछले महीने में कुल कितने दिन थे, ये क्वेश्चन था। क्या पहली जानकारी से पिछले महीने तक पहुंच पाए? नहीं पहुंचे सर, बेकार है, हटाइए। दूसरी जानकारी नहीं, क्या था बताओ बेटा? अच्छा, इस महीने का जो अंतिम दिन है वो महीने का 5वां शनिवार है, उसमें तारीख तो दी, जब तारीख नहीं दी है तो कैसे पीछे जा पाएंगे? तो वो तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा इससे। दूसरा तो सरासर गलत है। अब एक काम कर लेते हैं, पहले से भी नहीं आ पाया, दूसरे से भी नहीं आ पाया बेटा, अब दोनों को मिलाकर आइए देखते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी जानकारी को भी इसमें मिलाते हैं, मर्ज करते हैं। दूसरी जानकारी थी क्या, जरा फिर से बताइए। इस महीने का जो अंतिम दिन है वो महीने का 5वां शनिवार, महीने का 5वां शनिवार। एक काम कर लो, महीने का पहला शनिवार जरा तुम पता करो, 3 तारीख दिया हुआ है कि नहीं? क्या ये पहले शनिवार है? अब तुम एक काम करो, यहाँ से शॉर्टकट मार दो, क्या हर 7 दिन बाद शनिवार आएगा? अगर 3 तारीख को शनिवार है तो 10 तारीख को भी शनिवार, बोलो बेटा सही है। 17 तारीख को भी शनिवार, सही बात है। और बेटा 24 तारीख को भी शनिवार हमसे, और 31 तारीख को भी शनिवार। आप बताइए, इन्होंने ये कहा था कि ये महीने का 5वां शनिवार है, महीने का 5वां शनिवार है। तो बेटा अगर 3 तारीख को शनिवार है तो फिर 10 को भी शनिवार, 17 को भी शनिवार, 24 को भी शनिवार, 31 को भी शनिवार। चेक करिए क्या कुल 5 शनिवार हो चुके हैं? 1 2 3 4 5। और कह रहे हैं कि जो 5वां शनिवार है वही महीने का आखिरी दिन है। पढ़िए, लिखा होगा महीने का लास्ट डे, लिखा है बेटा आखिरी दिन, महीने का आखिरी दिन यही है। तो अगर आखिरी दिन यही है तो इसका मतलब ये महीना कितने दिनों का होगा? बोलो बेटा 31 का होगा। कि भाई सहमत है? अच्छा, अब जरा इनके प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न में हमने क्या लिखवाया था? नहीं, इसको एक काम करो, पिछले महीने नहीं, पिछले महीने मत करना, इस महीने कर लो। वो पिछले महीने नहीं होगा, इस महीने कर लो, ठीक है? इस महीने में बोल के देखो, पिछले महीने नहीं, वो हमने शायद गलती से बोल दिया है इस महीने। मेरे ख्याल से अब तो हो जाएगा बेटा, अब हो जाएगा, सही बात है। पिछले महीने मत करो, उसको हमने शायद गलती से बोल दिया, इस महीने करो। अब बताओ बेटा, अब हो पाएगा?
ठीक है, वो हमने गलती से शायद बोला था, कोई बात नहीं। इस महीने में कुल कितने दिन है? तो बेटा कितने दिन है बताओ? 31। तो दोनों को मिलाकर आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा लगाया जाए? ई। लिख दो आगे। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? अगला प्रश्न लिखिए, बताइए 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 कि बिंदु x, बताइए कि बिंदु x, बताइए कि बिंदु x बिंदु y से किस दिशा में है? बताइए कि बिंदु x बिंदु y से किस दिशा में है? बताइए कि बिंदु x बिंदु y से किस दिशा में है? इसको ऐसे नहीं बोला जाता है, ये जो बात है इसको ऐसे नहीं बोला जाता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट x विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट y, मतलब बिंदु x जो है वो बिंदु y के सापेक्ष किस दिशा में है, इसी को ऐसे नहीं बोला जाता। तो आपसे क्या पूछा गया? बताइए कि बिंदु x बिंदु y से किस दिशा में है। अब नीचे लिखिए पहली जानकारी लिखिएगा बेटा, पहली जानकारी लिखिएगा, बोले सर। बिंदु W आप लिख रहे हो, बिंदु W बिंदु X के दक्षिण में है। आपने लिखा है बिंदु W बिंदु X के दक्षिण में है, साउथ में है। अब सिर्फ सेकंड नंबर जानकारी लिखो, दूसरी जानकारी बिंदु R बिंदु W के पश्चिम में है, बिंदु W के पश्चिम में है, बिंदु W के पश्चिम में है, तथा बिंदु Y के दक्षिण में है, तथा बिंदु Y के दक्षिण में है, तथा बिंदु Y के दक्षिण में है, तथा बिंदु Y के साउथ में है। बेटा ये जानकारी आपको दी गई, ठीक है। चलिए अब आपको एक काम करते हैं, दिशाओं के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, दिशाएं कौन सी कहां पर होती है, जिससे आपको शायद क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी मदद मिल सके। प्रयास जरूर करिएगा, ट्राई जरूर करिएगा, सही हो चाहे गलत हो वो बात की बात है, वो तो हम देख लेंगे, लेकिन आप पहले पर कोशिश जरूर करना बेटा है। दिशाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, कि उत्तर दिशा हमेशा ऊपर होती है, नॉर्थ। दक्षिण दिशा हमेशा नीचे होती है, पूर्व दिशा हमेशा दाहिनी तरफ राइट साइड में होती है, और बेटा जो पश्चिम दिशा होती है वो हमेशा बाईं तरफ होती है। ये होती है 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। इस हिसाब से आपको कोशिश करनी, जल्दी से प्रयास करिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। हाँ 5वां ना, शाबाश। हाँ भाई आंसर फाइनल बताइए, 5वां ना, बढ़िया। आगे भैया लोगों, डन, ठीक है। आंसर है डी, चौथा। चौक पे टाइट है तो भाई आइए बताते हैं कैसे, आज हम मुख्य रूप से उन्हीं प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो आप लोगों के लिए जिनमें गलती होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। आइए समझते हैं कैसे बेटा। देखिएगा आप समय कैसे बचाओगे पेपर में वो भी देखते चलो बेटा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए कि बिंदु x, मेरे ख्याल से x ही तो बोला था, बिंदु x बिंदु y से किस दिशा में है, ठीक है, यही था सर मेरे ख्याल से, किस दिशा में है। अब पहली जानकारी क्या देंगे
पहली जानकारी में आप जल्दी से पढ़ लो, ये बताओ क्या x और y दोनों का नाम भी लिया है क्या? केवल एक का नाम लिया होगा, दूसरे का नाम नहीं लिया होगा। पहली जानकारी पढ़िए जल्दी से, उसमें नाम किसका लिया, x का कि y का कि दोनों का? केवल x का। तो पहली जानकारी से चेक करने से कोई फायदा नहीं, केवल एक का नाम लिया है तो दूसरे का तो नाम भी नहीं है, तो चेक करें कैसे? कोई मतलब ही नहीं, पॉइंट आएगा ही नहीं, हटाइए। दूसरी जानकारी चेक करो, क्या दूसरी को देखो तो क्या x और y दोनों का नाम है कि किसी एक का? किसी एक का। क्यों मेहनत करें, कोई फायदा नहीं, हटाओ। पहले से भी नहीं आया, दूसरे से भी नहीं आया, आइए सीधे सीधे दोनों को मिला देते हैं। अब मिलाते हैं, अब मिलाएंगे तो डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देखिए। उत्तर यहाँ, दक्षिण यहाँ, सर पूर्व यहाँ और सर पश्चिम यहाँ। आइए शुरू करते हैं। तो हाँ, बोला क्या गया था जरा हमको बताइए। अब पहली जानकारी फिर से पढ़िए, पहली जानकारी पढ़िए। बिंदु W जो है वो बिंदु x के दक्षिण में है। तो सुनिएगा, सबसे पहले आपने बिंदु x बना दिया। मान लेते हैं कि बिंदु x बेटा हमने ये बनाया, अभी साथ में नोट नहीं करना, कोई साथ में बनाना नहीं, प्लीज मत बनाना बेटा। सुनो, बिंदु W जो है वो बिंदु x के दक्षिण में है। हमने यहां कहीं पर बना दिया बिंदु W। आप बताओ क्या जो बिंदु W है क्या वो x के दक्षिण में दिख रहा है? सभी लोग अपने आप को x की जगह खड़े कर दो और x पर खड़े हो जाओ और नीचे देखो, तो बताओ क्या W भाई साहब दक्षिण में दिख रहे हैं कि नहीं? अच्छा, पहली जानकारी तो बना दी। दूसरी जानकारी क्या थी सर? बिंदु R जो है ना, बिंदु R जो है ना वो W के तो पश्चिम में है, W के पश्चिम में है। चलिए हो जाएगा W के पश्चिम में। तो देखो बेटा W के पश्चिम में हमने R को यहाँ कहीं बनाया, ध्यान देना बेटा, बिंदु R यहाँ बना दिया। तो जो बिंदु R है आप देखकर बताओ, सभी लोग जितने लोग हो आप सब अपने आप को W की जगह खड़े करो, W की जगह खड़े करो और इधर देखो और इधर देखो। तो बताओ क्या ये दिशा बेटा पश्चिम है कि नहीं? तो बिंदु R जो है वो W के तो पश्चिम में है और साथ ही साथ यही R जो है वो y के दक्षिण में। पढ़िए, लिखा है कि जो R है वो W के तो पश्चिम में और साथ ही साथ y के दक्षिण में है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, ऊपर कहीं हमने यहाँ y बना दिया। अब 90% लोग, बल्कि कह सकते हो 95% लोग जो हैं वो y को यही बनाएंगे जहां पर हम बना रहे हैं, और शायद आपने भी यही बनाया होगा, यही बनाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा तो y से देखने पर R किस दिशा में मंत्री जी दिख रहा है? दक्षिण में दिख रहा है। और W से देखने पर R कहां दिख रहा है? पश्चिम में दिख रहा है। आप मुझे ये बता दो, पूरे प्रश्न में हमने आपको कहां लिखवाया है कि सारी दूरियां बराबर? क्या नहीं लिखवाया है? अपने मन से आपने मान लिया कि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही ये होगी। हो सकती है पर इतनी है ये कंफर्म थोड़ी ना है। तो मतलब ये कि x से ये बताओ y से देखने पर x चाहिए था बेटा, गौर करना, y से देखने पर x चाहिए था। तो y से देखने पर x जो है वो सामने भी हो सकता है। अगर y पर खड़े हो जाओ x को देखो तो x सामने मतलब कि पूर्व में भी हो सकता है कि नहीं? अच्छा, हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे y यहाँ पर है, y यहाँ भी हो सकता था, y यहाँ भी बन सकता था, और बता दें आपको y यहाँ भी हो सकता था। आप किसी भी y पर खड़े हो जाओ, किसी भी y पर खड़े हो जाओ। अभी आप नीली वाली लाइन को मत देखना, सुनो बेटा प्लीज। किसी भी y पर खड़े हो जाओ, y पर खड़े हो जाओ, r को देखो। अगर इस y से देखोगे तो भी r आपको दक्षिण में दिखेगा, इस y से देखोगे तब भी r कहां दिखेगा? दक्षिण में। और इस y पर खड़े हो जाओ तब भी r कहां दिखेगा? दक्षिण में। तो बेटा y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, इस y से अगर तुम x को देखोगे तो अब x की दिशा बदल जाएगी बेटा। अब जो इस y पर खड़े होकर देख लो, अब x उधर दिख रहा है और उधर दिख रहा है, तो इस समय किस किस दिशा के बीच में? उत्तर और पूर्व के बीच में। तो अब जो दिख रहा है ना वह x, वो दिख रहा है किस दिशा में बेटा? उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। अच्छा, अगर इस y से x को देखो तो इधर दिखने लगा, और इस y से अगर x को देखोगे तो बेटा ये किस किस दिशा के बीच में? दक्षिण पूर्व के बीच में। तो ये दिशा हो गई साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व। तो इसका मतलब y से देखने पर क्या x की कोई निश्चित दिशा आई? नहीं है। y से देखने पर x उत्तर पूर्व में भी हो सकता है, y से देखने पर x दक्षिण पूर्व में भी हो सकता है, y से देखने पर x पूर्व में भी हो सकता है। सब दिशा कहीं से कंफर्म नहीं हो पा रही, तीन दिशाएं आ रही हैं, इसलिए दोनों को मिलाकर भी कोई एक निश्चित दिशा नहीं आ रही, मिलाकर भी आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन कौन सा बेटा? डी। नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक, ऐसे ही टाइट वाले सवाल, चौंकने वाले एक दो और लगाते हैं, जल्दी से लिखते हैं। सर अगला सवाल बताइए,
कि कूट भाषा में, बेटा कूट भाषा मतलब होता है कोड लैंग्वेज। बताइए कि कूट भाषा में, बताइए कि कूट भाषा में डॉलर, बेटा देखो ऐसे बना लो, ऐसे देखो बेटा, ऐसे ये डॉलर। बताइए कि कूट भाषा में डॉलर का क्या अर्थ है? कूट भाषा में डॉलर का क्या अर्थ है? सर लिख लिया। अब नीचे जानकारी सुनिए, पहली जानकारी। चलिए पहली जानकारी बेटा, पहली जानकारी हमको दी गई है सर, $5 हैश 3 का अर्थ है बेटा, का अर्थ है, बोला गया है कि फ्लावर्स आर रियली गुड, फ्लावर्स आर, बस स्पेशली देखते हैं, आर रियली गुड, ये दिया है अर्थ, फ्लावर्स आर रियली गुड इसका। और दूसरी जानकारी हमको दी गई है बच्चा, उसमें बताया गया है का अर्थ है, का अर्थ है बेटा, का अर्थ है, का अर्थ है गुड फ्लावर्स आर अवेलेबल। हाँ अब बताइए कुछ पूछ रहे थे क्या? 35 नहीं है, सब अलग अलग पढ़ा जाता है इसका, ये सारी चीजें अलग अलग। देखो इसका मतलब क्या होता है, गौर करना सभी लोग। बेटा यहाँ पर आपको बताएं, ये 4 कोड दिए गए, देखो बेटा सामने देखो प्लीज सब लोग, $5 हैश 3, ये 4 कोड है, और ये जो 4 कोड है, इन चारों कोड के लिए उधर 4 शब्द दिए गए हैं, फ्लावर्स आर रियली गुड। तो मतलब हर एक कोड के लिए कोई एक शब्द, देखिए ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ करोगे बात में, 4 कोड है, उधर 4 शब्द है, हर कोड जो है वो किसी एक शब्द के लिए है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, पर जरूरी नहीं किसी क्रम में। ये मत सोच लेना कि पहला कोड पहले शब्द को दे दो, दूसरा कोड दूसरे को दे दो, इतना सरल थोड़ी ना पूछेगा कोई, इतना सरल कि तुमको क्रम से कोड दे दे, क्रम से शब्द दे दे, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पर 4 चीजें, वहां भी 4 चीजें, पर किसका कौन है ये नहीं पता। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 चीजें, वहां भी 4 चीजें, पर किसका कौन है ये नहीं पता। आपको बताना ये है कि बताइए डॉलर के लिए कौन सा शब्द है, बस इतना बताना। क्वेश्चन यही था कि डॉलर के लिए शब्द क्या है। ऑप्शन 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 चौथा, पांचवा, तुम लोग बहुत देर से 12 5वां बोल रहे हो, हर बार तुम्हारा 5वां गलत कर देते हैं, इस बार 5वां फाइनल। आओ चेक कर लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर जो ये 4 कोड है और यहाँ पर 4 कोड है, इनमें और इनमें चेक करो कुछ कॉमन है क्या? क्या क्या कॉमन है? 5 दोनों में कॉमन है, और 3 भी कॉमन है, और हैश भी कॉमन। बेटा अगर यहाँ पर 3 चीजें कॉमन है, 3 चीजें कॉमन है, तो जाहिर सी बात है 3 शब्द भी कॉमन होंगे। कौन कौन से 3 शब्द? फ्लावर्स कॉमन है, और आर कॉमन है, और गुड कॉमन। इससे एक बात तो पता चल गई कि बेटा इन तीनों कोड के लिए वो तीनों शब्द जिम्मेदार हैं। पक्का? यहाँ पर केवल कौन सा कोड बचा? डॉलर। और उधर पर शब्द कौन सा बचा? तो बचे का बचा वाला हो गया। बेटा क्या दोनों को मिलाकर काम बन गया कि नहीं? सर सही बात है, इस बार सही है, कहीं से गलत नहीं। आंसर क्या होगा सर? 5वां। नहीं समझ में आया? चलो कॉन्फिडेंस थोड़ा तो बढ़ना शुरू हो गया होगा। हाँ नहीं बोलिए, बढ़ना चाहिए है ना, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ऊट पटांग सवाल है, बहुत हाई लेवल के, ऐसा कुछ भी नहीं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल बहुत सिंपल सा है, जैसे कि हम ही करते हैं। बताइए बताइए बेटा, अब एक समीकरण लिखने जा रहे हैं, उसको नोट कर लेना।
$144.16*7 बराबर क्या? इसका मान बताना है सॉल्व करके। अब इसको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है। अब यार ये जो निशान लगे ये तो अजीबोगरीब निशान है भाई। इनकी जगह अगर हमको जोड़ घटाना गुणा भाग दे देते तो हल कर लेते। इन्होंने जोड़ घटाना गुणा भाग ना देके ये उल्ट पटांग साइन दे दिए। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा हाँ, तो सर आइए देखते हैं अब जानकारी। इसका मान हमको बताना है। जानकारी क्या दी गई है वो देखो। पहली जानकारी बेटा, पहली जानकारी में ये बोला गया है डॉलर का अर्थ है, डॉलर मीन्स बताया गया है बेटा, डॉलर का अर्थ है बच्चा भाग। और बोला गया है कि स्टार का अर्थ है, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको, स्टार का अर्थ है, स्टार का अर्थ है गुणा, और हैज का अर्थ है, हैज का अर्थ है प्लस। ये पहली जानकारी दी गई, ये पहली जानकारी दी गई। अच्छा अब दूसरी जानकारी लिख देते हैं सर। दूसरी जानकारी क्या है वो देखो। दूसरी जानकारी दी गई है सर कि $16.4*2 has 2 बराबर दिया है 10। ये दूसरी जानकारी दी गई। चेक करो क्या कुछ उम्मीद है। आंसर पहले से आएगा कि दूसरे से आएगा कि दोनों को मिलाकर आएगा कि आएगा ही नहीं? चेक कर लीजिए। ई सी, सी का मतलब पहली जानकारी से भी अकेले आ जाएगा और दूसरी जानकारी से भी अकेले आ जाएगा। ऐसा ही है क्या? चेक कर लीजिए सर। जल्दी बोलो बेटा आंसर। हाँ सी मतलब पहले से भी आएगा दूसरे से भी आएगा। आप देख लेते जल्दी से देखते बेटा, गौर करिएगा। इसमें करना क्या है सर, देखो पहली जानकारी से तो वैसे आ जाएगा आराम से भाई। डॉलर का मतलब भाग यहाँ रख लेना, स्टार का मतलब गुणा यहाँ रख लेना, और हैश का मतलब प्लस रख लेना। तो सॉल्व कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? जोड़ घटाना किया कितना आया? अपनी कॉपी में देख के बताओ कितना। जोड़ घटाना में भी बगल वाले कॉपी में देख लो। 73, 72, 66। जोड़ घटाना में भी सोचिए अभी भारत कितनी तरक्की कर रहा है सर। $144 का मतलब भाग, फिर 16, फिर स्टार का मतलब गुणा, और फिर बेटा 7 और फिर प्लस 9। अच्छा बॉडमास तो याद है? बॉडमास पहले भाग करो कितना? 9। तो इन दोनों को निपटाया, इतनी जगह 9 आ गया, फिर 9 सत्ते 63 और 9 72। क्या भैया 72 ही आएगा? चलो पहली जानकारी से तो इस समीकरण का मान आ गया है। अब आप पहली जानकारी को भूल जाइए पूरी तरह से। पहले से काम बन चुका है, हमने पहले पर सही का निशान लगाया। अब आप पहली जानकारी को पूरी तरह से भूल चुके हैं, दिल से भुला चुके हैं। अब हम आ गए दूसरी जानकारी पे। बेटा दूसरी जानकारी में इन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की है, उल्टा नया बवाल दे दिया। कहना ये समीकरण है, अब इसकी मदद से तो उसको बताओ। तो इस समीकरण की अगर मदद से हम बताना चाहें तो हमारे मन में एक आइडिया आया। आइडिया ये आया बेटा, गौर करना कि जैसे 16 है भाई, इनकी जगह निशान सोच ले अपने मन से। अब डॉलर की जगह क्या निशान सोचे बताओ? आपको पता है तो पहली जानकारी को भुला नहीं पा रहे। ये तो डॉलर की जगह जो भाग बता रहे हो वो तुमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, देखा था ना? क्यों अपने मन से हमने कहा है ना पहली जानकारी जो देख, ऐसा नहीं कह रहे कि डॉलर की जगह भाग लगा नहीं सकते, चलो तुम्हारी खुशी के लिए लगा देते हैं, और यहाँ गुणा। और तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में इसको हल करके 10 आ रहा, वाकई में आना आपको सही लग रही है तो जादू हो गया। ठीक, अगर तुमने डॉलर की जगह भाग, इसकी जगह गुणा, इसकी जगह हैश मान लिया, 10 आ रहा है, तो अब अगले ही पल हम तुमको कुछ और मनवाने पे मजबूर करने वाले हैं। देखना, डॉलर की जगह मेरे मन में चल रहा था कि हम माइनस माने,
स्टार की जगह गुणा, समझ लो बेटा, ठीक, और हैश की जगह प्लस। चेक करो क्या अभी भी इधर वाले को हल करके 10 आ रहा है? चेक कर लो एक बार, नहीं आ भैया। बदमाश चाचा क्या कहते थे पहले? हाँ, आप नहीं तो गुणा कर ले, 4 दूनी 8, 16 में 8 गया, 8 और 2 10। सर ये भी तो पॉसिबल है। तुमने ये कैसे मान लिया कि डॉलर का मतलब केवल भाग ही हो? और अगर तुम्हारे मन में आ रहा गुरु जी दिया था, तो दिया इसमें नहीं है, पहले वाले में था। और पहले वाली तो अब जिंदगी से जा चुकी है, अब जिंदगी में कौन आ गई? दूसरी वाली। तो तुम पहली वाली को दिल से क्यों नहीं बुला पा रहे हो भाई? बुला दिया ना। कहने का मतलब ये, तो डॉलर का मतलब दोनों में से कोई भी निशान हो सकता है। तो इसका मतलब है कि बेटा आप इन निशानों के मुताबिक भी समीकरण को चेक करो और इन निशानों के मुताबिक भी करो। यहाँ पर एक चांस की बात है कि दोनों में 10-10 आ रहा था, लेकिन वहां पर तुम ये निशान रखना तो वैल्यू बदलेगी। चेक करना बेटा, हम रखने जा रहे हैं 144 डॉलर का मतलब पहले भाग 16 फिर गुणा फिर प्लस 9। चेक करना है, इसमें तो 72 आ रहा है। और अब हम निशान फिर से दूसरे ट्राई कर रहे हैं, ये वाले ट्राई कर रहे हैं। डॉलर की जगह माइनस 16 गुणे 7 प्लस 9। चेक करना अब 72 नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। चेक करो ना, आ ही नहीं सकता। तो बेटा इस समीकरण का मान अब कितना आ रहा है बताओ तो? कितना? 43 43 41 41 भैया 41 आ रहा है? अच्छा 41। आपसे पूछा तो यही गया था ना कि इस समीकरण का मान कितना है, तो क्या दूसरी जानकारी से समीकरण का मान कोई निश्चित आ पा रहा है? सर 72 भी हो सकता है और 41 भी हो सकता है, कोई निश्चित सर्टेन वैल्यू तो आई नहीं। सर दोनों ही संभव है, इसलिए दूसरी जानकारी से काम नहीं बना, आंसर आएगा ए। क्या बात समझ में आई? सही है? क्लियर हुआ कि नहीं भैया? क्या होगा? हाँ जी, पहली जानकारी से आंसर आ गया था, ये बात सच है। हमने जानबूझ के उसको बिगाड़ा है क्योंकि आप लोग मानोगे नहीं, आप उसको यूज करोगे, इसलिए हमने बिगाड़ दिया। पहले से सही का निशान लग गया, अब उसको हटा देंगे। अब हमारे पास समीकरण है और दूसरी जानकारी है। तो दूसरी जानकारी में हमने क्या किया, यहाँ पर इन्होंने इस समीकरण को तो मतलब उस पर मदद तो की नहीं, उल्टा नया समीकरण दे दिया, लेकिन थोड़ी सी मदद की है इन्होंने। इस समीकरण में उन्होंने आरएचएस की वैल्यू भी दे दी है कि इसका हल है 10। तो अब इसको 10 लाने के लिए अब इधर पर निशान हम अपने मन से सोच सकते हैं जो मन में आए। तो हमारे मन में पहले तो ये आया कि इधर भाग सोच रहे, इधर गुणा, इधर प्लस, तो भी 10 आ रहा। तो अगर ऐसा हमने सोचा तो इसके आधार पर उस समीकरण को हल कर सकते हैं। यही निशान जो यहाँ कीमत रखी है, इन्हीं निशानों का यही मतलब वहां भी रखते, तो वैल्यू कितनी आ रही थी? 72। अच्छा, तुरंत तुम्हारे मन में अगले पल एक बात और आई कि डॉलर का मतलब आप भाग ही क्यों सोचें? डॉलर का मतलब अगर आप माइनस सोच रहे और इसका मतलब गुणा सोच रहे, इसका प्लस, तभी तो ये 10 हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अब ये निशानों के ये मतलब हम ऊपर रख के देखें तो वैल्यू बन रही है 41। तो इस समीकरण की मदद से दो चीजें ऊपर आ सकती है, 72 भी आ सकता है, 41 भी आ सकता है। तो क्या इस समीकरण से कोई निश्चित मान निकला? नहीं सर, 2 मान निकले। इसलिए ये समीकरण हमारे किसी काम का नहीं बेटा, हमने इसको कट कर। क्या बात समझ पा रहे? तो चलिए इतना आज के इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। शीट भी देंगे और 2-3 प्रश्न और हैं जो उनको हटाने जो पेपर में गलत होते हैं उनको मैं जरूर करवाऊंगा। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।